देश के ज्यादातर राज्य अनलॉक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अंतर्राज्यीय यात्रा पर जारी रहेगा प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। इसे अनलॉक 1 नाम दिया गया है। इसी के साथ कई राज्यों ने भी दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट परिवहन को मंजूरी दे दी है। हालांकि लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इनके अलावा पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने 31 मई के बाद भी अंतर्राज्यीय यात्रा पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने घोषणा की है कि वे अनलॉक 1 के तहत ढील दिए जाने के तौर पर अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति देंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते देश भर में लगभग 2 महीने से इस तरह का यात्रा प्रतिबंध लगा हुआ है। अनलॉक 1 के बावजूद दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद, चेकिंग के बाद ही मिल रही है एंट्री। कोरोना वायरस संकट के कारण देश में लॉकडाउन अब भी लागू है। 1 जून से इस लॉकडाउन का नया चरण शुरू हो रहा है, जिसमें कई तरह की छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार अब निजी वाहन से देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बस बॉर्डर खुले होने की इजाजत होनी चाहिए। हालांकि राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को अभी भी कुछ हद तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 के वक्त ही बॉर्डर को खोल दिया गया था और एंट्री एग्जिट के लिए किसी पास की जरूरत नहीं थी। लेकिन नोएडा और गाजियाबाद ने अपने बॉर्डर नहीं खोले हैं और तर्क दिया गया है कि पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना के केस सामने आए हैं उनमें अधिकतर दिल्ली से संबंधित हैं। सोमवार सुबह भी नोएडा बॉर्डर पर जाम जैसी स्थिति दिखी और यहां चेकिंग के बाद भी लोगों को एंट्री दी जा रही है। आज से चलना शुरू हुई 200 पैसेंजर ट्रेनें, पहली गाड़ी मुंबई से रवाना हुई। लगभग 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद थम चुकी पैसेंजर ट्रेनें पटरियों की तरफ लौटने लगी हैं। जैसा कि भारतीय रेलवे की तरफ से वादा किया गया था कि 1 जून से देश में करीब 200 पैसेंजर ट्रेनें यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। इसी क्रम में अपने वादे को निभाते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लिए महानगरी एक्सप्रेस 31 मई की देर रात 12:10 बजे अगला दिन लगने के साथ ही रवाना की गई। यात्रियों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एहतियातन रेल से यात्रा करने के लिए सभी नियमों का पालन किया। सभी यात्री स्टेशन परिसर में चेहरे पर मास्क लगाए हुए दिखे। सुरक्षा के मद्देनजर सभी यात्रियों को ट्रेन में बैठने से पहले थर्मल स्क्रीन से गुजरना पड़ा। देश भर में आम इंसानों के लिए रेल सेवा बहाल करने के लिए यात्रियों ने भारतीय रेलवे के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। रेलवे के मुताबिक पहले ही दिन 1,45,000 यात्री ट्रेनों में सफर करेंगे। पूर्वी लद्दाख में तोपे और भारी हथियार जमा कर रही चीन की सेना, भारतीय सेना ने भी किया तगड़ा बंदोबस्त। भारत चीन की तनातनी के बीच दोनों देश की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में विवादित क्षेत्रों के पास स्थित अपने सैन्य अड्डों पर हथियार और जरूरी साजो सामान तैनात कर रही हैं। इसमें तोपे और लड़ाकू वाहन शामिल हैं। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 25 दिन से ज्यादा समय से तनाव चल रहा है। सैन्य सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। विवादित क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं द्वारा हथियार ऐसे समय तैनात किए जा रहे हैं जब सैन्य और राजनयिक स्तर दोनों के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना रणनीति के तहत धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपने बेस कैंप में तेजी से तोपों, टैंकरों और भारी सैन्य उपकरण के भंडारण को बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि चीन से मुकाबले के लिए इंडियन आर्मी भी अतिरिक्त जवानों के साथ साथ तोपों जैसे हथियार को वहां पहुंचा रही है। सूत्रों ने कहा कि जब तक पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और कई अन्य इलाकों में यथास्थिति बरकरार नहीं होती तब तक भारत पीछे नहीं हटेगा। भारतीय वायुसेना विवादित क्षेत्र में कड़ी निगरानी कर रही है। काफी संख्या में चीनी सैनिक इस महीने के शुरू में वस्तुतः सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और तब से पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में बने हुए हैं। भारतीय सेना ने चीनी जवानों के इस अतिक्रमण का विरोध किया और उनकी तत्काल वहां से वापस लौटने तथा शांति व यथास्थिति बहाल करने की मांग की। चीनी सेना ने देमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई थी। ये दोनों संवेदनशील क्षेत्र हैं और पूर्व में यहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। सीआरपीएफ जवानों के लिए 40,000 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की मंजूरी, 170 बख्तरबंद गाड़ी भी खरीदे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए 40,000 से अधिक बुलेट प्रूफ जैकेट और सैन्य टुकड़ियों को लाने ले जाने वाले 170 बख्तरबंद वाहनों की खरीद की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि सीआरपीएफ ने कश्मीर में अपने जवानों को गोलीबारी, ग्रेनेड हमलों एवं पत्थरबाजी की घटनाओं से सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए करीब 80 मारुति जिप्सी वाहनों को दोबारा तैयार किया है और उन पर इन हमलों से हिफाजत करने में सक्षम परत चढ़ाई है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बल के लिए बुलेट प्रूफ माध्यम आकार के कुल 176 वाहनों की खरीद की मंजूरी दी गई है और इनमें से हर एक वाहन में 5-6 जवान बैठ सकते हैं। ये वाहन सभी तरह के हमले झेलने में सक्षम हैं। आपको बता दें कि ये वाहन कश्मीर घाटी में आतंक रोधी एवं विभिन्न राज्यों में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात सीआरपीएफ इकाइयों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। मशहूर सिंगर वाजिद खान का हुआ निधन, 1 हफ्ते से थे कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस के कहर के बीच बॉलीवुड से भी लगातार बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर सिंगर वाजिद खान का निधन हो गया है। साजिद और वाजिद की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर थी। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजिद के निधन की वजह उनके किडनी की समस्या बताई जा रही है। किडनी के इलाज के दौरान उनका टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया था। वह 1 हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव थे। वाजिद खान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सिंगर का निधन केवल 42 साल की उम्र में हुआ। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने वाजिद खान के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, बहुत बुरी खबर। वाजिद खान भाई के बारे में एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है वाजिद भाई की हंसी, हमेशा मुस्कुराहट। बहुत जल्दी चले गए। उनके परिवार और शोक व्यक्त करने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त। तुम मेरी एवं सोच एवं प्रार्थना में हो। कर्ज लेने का रिकॉर्ड बनाएगा पाकिस्तान, $15 अरब का नया लोन लेने की योजना। पाकिस्तान सरकार कर्ज लेने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अपने पुराने विदेशी कर्जों के भुगतान और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए पाक सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में कुल $15 अरब का लोन लेने की योजना बना रही है। यह किसी एक साल में पाकिस्तान द्वारा लिया जाने वाले सबसे ज्यादा कर्ज होगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने वहां के समाचार पत्र दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में करीब $15 अरब के विदेशी कर्ज में से करीब $10 अरब का इस्तेमाल पुराने मैच्योर हो रहे कर्ज के भुगतान में किया जाएगा। नेपाल ने पार की सारी हदें, भारत की जमीन को अपना बताकर संसद में पेश किया नक्शा। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसका मकसद विवादित नए नक्शे को मान्यता देना है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के कालापानी, निकोलेक और लिम्पियाधुरा इलाके को अपना इलाका बताया है। नेपाल के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्बा हान्फे ने सरकार की ओर से विधेयक पेश किया। एक दिन पहले ही मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने भी विधेयक को अपना समर्थन दे दिया था। नेपाल के संविधान में यह दूसरा संशोधन होगा। विधेयक में नेपाल के राजनीतिक नक्शे में संशोधन कर इसे संविधान की 3री अनुसूची में शामिल करने को कहा गया है। संशोधित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद नया नक्शा सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि मंजूरी से पहले संसद विधेयक पर चर्चा करेगी। संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति विधेयक को अंतिम मंजूरी देंगे। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 33,000 और निफ्टी 9,800 के पार। केंद्र सरकार ने 5वें चरण में लॉकडाउन खोलने के लिहाज से दायरा बढ़ाते हुए कर्फ्यू के घंटों में ढील दे दी है। इसका असर घरेलू शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। इस महीने के पहले कारोबारी दिन को शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में नीलामी देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 481 अंकों की उछाल के साथ 32,906 के स्तर पर खुला तो वहीं निफ्टी भी आज दिन के कारोबार की शुरुआत हरे निशान के साथ की। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स करीब 800 अंक उछलकर 33,217.44 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 230.152.4% अंक उछलकर 9,810.45 के स्तर पहुंच गया है। आज निफ्टी बैंक 3.74%, ऑटो 2.35%, फाइनेंशियल सर्विसेज 3.46%, एफएमसीजी 1.86% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इनके अलावा आज सभी सेक्टर हरे निशान पर हैं। बता दें, गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अनलॉक 1 की शुरुआत 8 जून से होने जा रही है। इस दौरान 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी ढील दी जाएगी। 8 जून से मॉल्स, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि कोविड-19 नियंत्रण वाले क्षेत्रों में 30 जून तक कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। YouTube ने काला किया अपना लोगो, जाने वजह। वीडियो स्ट्रीमिंग साइट YouTube ने अपना लोगो ब्लैक कर दिया है। कंपनी ने ऐसा अमेरिका के मिनेसोटा में हुई एक घटना के चलते किया। दरअसल अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस अधिकारियों ने एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी शख्स को घुटनों के नीचे दबाकर मार डाला। दबाए जाने के बाद उस व्यक्ति ने पुलिस के कई बार सांस लेने में असमर्थ होने की बात भी बताई, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पिघला। युवक की मौत के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने मिनियापोलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।
इस मामले में अब तक 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। इसी घटना के विरोध में यूट्यूब ट्विटर पर अपना लोगो ब्लैक किया है।